एंटरटेनमेंट दुनियामधील गॉसिप, ट्रिव्हियाज, मूवी रिव्ह्यूज, एक्सक्लुझिव्ह सेलिब्रिटी इंटरव्ह्यूज, तुम्हाला जर या सर्व गोष्टींना घेऊन अपडेटेड राहायचं असेल तर आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती. तर मी निकिता बागवान आणि मी प्रथम तुम्हा सर्वांचं मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीच्या नव्या एपिसोड मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. निकिता, 90च्या दशकात बँड ऑफ बॉयज या नावाची सुपर क्रेज होती. तर त्याचे लीड सिंगर म्हणजे सुधांशू पांडे, जे आपल्याला परिचयाचे आहेत अनुपमा या सिरियलद्वारे देखील, त्यांनी डीडी सह्याद्रीच्या स्टुडिओला एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत दिली. तो चला पाहूया त्या एक्सक्लूसिव गप्पा. सुधांशु पांडे, आपका स्वागत है और जहमत नहीं उठाऊंगा मैं इंट्रोडक्शन देने की. एक्टर, सिंगर, मॉडल, ओटीटी, फिल्म्स, थिएटर, आप सब कुछ कर चुके हैं और आप देशभक्त भी हैं. यू आर अ ट्रू पैट्रियट. लेकिन ये ट्रेटर्स के साथ आपका क्या नाता जुड़ गया, थोड़ा बताएं उसके बारे में. जीवन में चैलेंजेस लेना बहुत ज़रूरी है. तो मुझे लगा कि जब लोग इतने समय से मुझे जानते ही हैं, मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो क्यों ना प्रोफेशनली मैं कुछ ऐसा करके देखूं जिसमें मेरा जो मेरे अंदर का इंसान है वो भी चैलेंज हो जाए. तो इसलिए मैंने ये शो जो है ट्रेटर्स, उसको एक्सेप्ट किया. हालांकि ऑन अ सीरियस नोट, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो अवार्ड विनिंग फॉर्मेट है और यूरोप का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है. और मुझे ऐसा बताया गया था कि ये करीब ओवर 30 कंट्रीज़ में ये नंबर 1 पे चला है शो. 30 से ज़्यादा देशों में. और हिंदुस्तान का, इंडिया का ये जो है, ये पहला सीज़न है जो बीबीसी प्रोड्यूस कर रहा था और अमेज़ॉन प्राइम ब्रॉडकास्टर था. तो जब ये लोग मेरे पास आए तो मेरा पहला इनसे सवाल ये था कि भाई, अगर ये रिमोटली क्लोज है, जो रियलिटी शो हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर है, अगर उससे ज़रा सा भी मेल खाता हुआ तो पहले ही ना समझ लीजिए आप मेरी तरफ से. तो बीबीसी की टीम ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, ऐसा नहीं है. ये बहुत ही क्लीन नीट फॉर्मेट है और इसमें वी आर गोइंग टू गेट पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई फौजी भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है. तो मैंने कहा यार, ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मामला होगा कि अलग अलग जगह से, अलग अलग जोन से लोग आएंगे और एक जगह पे रहेंगे. तो मुझे लग रहा है इसमें खेलने में बड़ा मज़ा आएगा. तो मैंने हाँ कर दिया था. हालांकि बाद में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया. जब मैं वहाँ पैलेस में पहुँचा तो 2-4 लोग थोड़े अलग किस्म के थे उसमें. तो वो क्या किस्सा है, क्या कहानी हो? कुछ नहीं, एक वो तो जब वहाँ पहुँच गए पैलेस में तभी पता चला कि कौन कौन है प्लेयर्स उसमें से. अच्छा. तो 2-4 लोग समझ में आए कि अच्छा, ये शायद उस तरह के नहीं है जिस तरह का मैं सोच के आया था. फिर एक मुहावरा ध्यान आया कि जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से डरने का कोई फायदा नहीं है. तो मैंने कहा अब तो मूसल चलेगा ही, क्योंकि सर ओखली में डल चुका है, तो अब डरने का कोई फायदा नहीं है. तो अब जो है रजिया गुंडों में फंस गई है, तो फिर नाचते रहेंगे लास्ट तक. जी. सिंगर हैं आप और पॉपुलर सिंगर, बैंड ऑफ बॉयज को कौन भूल सकता है. एक्टर हैं आप और बखूबी निभाते हैं उस क्राफ्ट को भी जी. तो ये जो रियलिटी स्पेस का जो जोन है, कैसे देखते हैं उसको कैसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, कैसे एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, क्या चल रहा है आपके जहन में? देखिए, मैंने कभी अपने आप को रियलिटी स्पेस में देखा नहीं था. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब से रियलिटी शो शुरू हुए, एक रियलिटी शो होते हैं जैसे इंडियन आइडल है या खतरों के खिलाड़ी है, वो सब एक अलग स्पेस के रियलिटी शोज हैं जहाँ पे आपको compete करना है. तो वो बड़ा साफ सुथरा सा स्पेस है. कुछ रियलिटी शोज ऐसे हैं जो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत डर्टी और बहुत क्रैश स्पेस में चले जाते हैं. वाहियात स्पेस में है और वहाँ पे उसी तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती है, उसी तरह के लोग आ जाते हैं. तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रियलिटी के स्पेस में आऊँगा या मैं, क्योंकि आई डोंट बिलोंग देयर. पर क्योंकि ट्रेटर्स एक ऐसा ऑफर आया जहाँ पे मैं कन्विंस हो गया था कि नहीं यार, ये ठीक ठाक स्पेस है, तो इसमें ट्राई करा जा सकता है. एंड व्हाई नॉट चैलेंज योरसेल्फ, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप एक ही तरह की चीज़ें करते चले आ रहे हैं तो आपको लगता है कि यार, मैंने बहुत टाइम से आई हैव नॉट चैलेंज्ड माय intellect. I have not challenged my behavior, my personality. I have not challenged. मैं ऐसे किसी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस में अपने आप को नहीं डाला है. मैं देखूं तो कि मेरे अंदर कितना संयम है और मैं कितना कंट्रोल रख सकता हूं अपने ऊपर, और मैं किस तरह से अलग सिचुएशन में
उसके साथ या लोगों के साथ डील कर सकता हूँ, तो मैंने इसीलिए ये चैलेंज स्वीकारा और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक ठाक मैनेज किया। क्या अचीव करना चाहते थे? अक्सर ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट होता है, एक कोई तो एक फैसेट होता है अपनी पर्सनालिटी का, उसको शायद एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको रीडिस्कवर करना चाहता है। तो जाहिर सा सवाल यही होगा, हैव यू अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव विद दिस एंडेवर? So it was not to achieve anything. I just wanted to see myself in a different space completely, surrounded by different kind of people from different walks of life. Normally you are only with actors around. कि यहाँ पे आपके चारों तरफ एक्टर्स हैं, एक्टिंग चल रही है, फिर वो अंदर की जो एक अपनी जो नॉर्मल पॉलिटिक्स चलती हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं, कंपटीशन होता है, तो वो तो मैं देखता ही आ रहा हूँ इतने समय से। पर वो उसमें मेरे पास चॉइस ही रहती है कि मैं जाता हूँ, सेट से निकला तो मुझे उस जगह से कोई मतलब नहीं रहता है। बट व्हेन यू गो इनटू अ रियलिटी स्पेस सच एज थिएटर्स, यू नो यू आर गोइंग टू बी इन दैट स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ट्रू। और आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे होंगी या जो भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे, उसमें आपको रहना पड़ेगा, उनसे डील करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है और मुझे ये एक्सपीरियंस करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं खुद को कैसे मैनेज कर पाता हूँ। तो मेरे लिए खुद को मैनेज कर पाना ऐसी जगह में अच्छी तरह से संयम के साथ, जैसा मैंने कहा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, इफ़ आई कैन कॉल इट अचीवमेंट, आई थिंक मुझे लगता है कि आई मैनेज इट प्रीटी वेल। You have already used the word संयम thrice in this interview. संयम, सक्षम है आप, सुर है आपके पास। बैंड ऑफ बॉयज एक ऐसा नाम है जो लोगों के जहन से जाता ही नहीं, स्पेशली किड्स इन द 90s। तो वहां पर क्या हुआ था, क्यों आपने ग्रुप को डिसमेंटल किया, फिर रीग्रुप भी हुआ? नहीं, ग्रुप डिसमेंटल नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। ये ग्रुप, मैं इस चीज़ को करेक्ट कर देता हूँ। जी। बहुत लोगों को ये लगता है कि ग्रुप डिसमेंटल हो गया था। ग्रुप डिसमेंटल कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जब ये हुआ था इंसिडेंट, तो आई वॉज द ओनली बैंड मेंबर जिसने ऑप्ट आउट किया था बैंड से। कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी जो मुझे लगा था कि यार मुझे अब समय आ गया कि मुझे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। बैंड वॉज स्टिल देयर टुगेदर, वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, अभी तक कर रहे थे, और अब मैं उनके साथ वापस चला गया हूँ, तो आई एम बैक विद द बैंड। You have regrouped. I've reattached myself with them, and अभी तो इनफैक्ट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट विद अ सॉन्ग। हमने आशा भोसले जी के साथ एक गाना किया है, वो अभी बस रेडी हो चुका है, वीडियो भी शूट हो गया है, तो दैट विल बी आउट वेरी सून। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रुप डिसमेंटल हो गया था, मैं उनसे थोड़ी देर के लिए, थोड़े नहीं, बहुत सालों के लिए अलग हुआ था और अब मैं वापस उनके साथ रीग्रुप कर गया हूँ। जब ऐसा वाकया होता है तो क्या इक्वेशंस बदलते हैं, एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, और क्या वो ग्रुप के लिए सही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी आता है, थोड़े आप बाहर रहते हो ग्रुप से या कोई भी एंडेवर से, तो थोड़ी चीज़ें दिखाई देती है बड़े स्केल पर। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, आपने अपने आप को भी रिडिस्कवर किया एज अ सिंगर, सो शायद ऐसा भी हो कि बेहतरीन और तरीके से आप उभर कर आए इसलिए एज अ सिंगर एज वेल? नहीं, मैंने इस चीज़ के पीछे मेरी ये सोच थी भी नहीं, और ना मैंने कभी इस तरह से सोचा कि मुझे अपने आप को रीडिस्कवर करने के लिए बैंड छोड़ना है। उस वक्त मेरी जो और ये हम लोग बात कर रहे हैं आज से 23 साल पहले की, 22-23 साल पहले की, तो तब यू नो वी वर ऑल इन आर स्ट्रगलिंग फेजेस, द सो कॉल्ड स्ट्रगल जिसको हम लोग बोलते हैं, जब इंसान चीज़ें जुटा रहा होता है अपने जीवन में, यू नो, एंड स्पेशली फाइनेंशियली, बिकॉज बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं व्हेन यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ। तो मैं उस वक्त ऐसे फेज से गुजर रहा था जब मुझे लगा कि यार नहीं, अभी फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें, बैलेंस जो है वो ख़राब हो रहा है। तो मुझे, क्योंकि मैं उससे पहले एक्टिंग कर रहा था और मेरा बड़ा फ्लरिशिंग करियर था, मेरी पहली फिल्म आ चुकी थी, मेरा पहला शो आ चुका था, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि यार यू नीड टू रियली यू नो थिंक अबाउट दिस, एंड दैट इज़ व्हेन आई टुक अ डिसीजन एंड आई गॉट बैक इनटू एक्टिंग। तो मैं अपने वापस उसी प्रोफेशन में चला गया जहाँ से आई वाज डूइंग वेल एंड आई वाज मेकिंग मनी फ्रॉम इट। अनफॉर्चुनेटली बैंड हमारा बहुत पॉपुलर था, लेकिन जो उसके फाइनेंशियल रिटर्न्स थे वो ऑलमोस्ट ज़िल्च थे, मतलब बिल्कुल ज़ीरो के बराबर मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे देश में उस वक्त म्यूज़िक तो बहुत अच्छा चल गया था, लेकिन जो पोजीशनिंग होती है एक बैंड की, वो नहीं हो पाई इन टर्म्स ऑफ जो फाइनेंशियल रिटर्न्स। जैसे बावजूद इसके कि पॉपुलैरिटी तो क्रेज था, मतलब वो क्या रेज था? इट वाज अ रेज। बावजूद इसके
बट अगर यही चीज़ वो बैंड जिस लेवल पे हम लोग थे बैंड ऑफ बॉयज़, अगर ये चीज़ वेस्ट में होती तो शायद हम लोग का अपना खुद का प्राइवेट जेट होता, या प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया होता हम लोगों ने, इतना पैसा कमा लिया होता। बट हिंदुस्तान में वो चीज़ नहीं थी, तो ऑब्वियसली इट बिकेम अ लिटिल स्ट्रगल आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए मुझे उस वक्त वो डिसीजन लेना पड़ा, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू स्टेप आउट एंड आई वांटेड टू रीडिस्कवर माई सेल्फ एज अ सिंगर, ऐसा कुछ नहीं था। सिंगर मतलब गा तो मैं पहले भी लेता था, अब भी लेता हूँ, बाद में भी, जब तक मन करेगा तब तक गाएगा इंसान। मैंने कभी भी उसको प्रोफेशनली प्रोपेगेट नहीं किया, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एंड पैशनेटली एक एक्टर हूँ, सिंगर भी हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको प्रोफेशनली पिकअप नहीं करने का, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत खूबसूरत सिंगर्स हैं हमारे देश में, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उनसे compete कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक से एक सिंगर्स हैं। तो मुझे वही करना चाहिए जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, मैं लेजिटिमेटली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपनी तरफ से अपनी कला के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग इज़ माय फर्स्ट लव एंड दैट इज़ वेयर आई बिलोंग। अब पीछे देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ वहां से भी सीख मिली, शायद ये सीख अप्लाई करते तो जैसे आपने कहा शायद आपका एक आइलैंड होता, प्राइवेट जेट होता, तो क्या सीख है वहां से, उस फेज से? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी लाइफ में मैंने जीवन में या जो भी करने की कोशिश की है, मैंने कभी उससे रिग्रेट नहीं किया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जो मैंने किया ये नहीं करना चाहिए था यार, ये गलत हो गया, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। मुझे लगता है कि हर चीज़ जीवन में जो आप करते हैं, वो चाहे गलत हो चाहे अच्छी हो, वो आपको आगे बढ़ाती है। चाहे वो गलत हो तो भी आगे बढ़ाती है, स्टेपिंग स्टोन। क्योंकि वो आपको लगता है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अच्छा ये अगर नहीं वर्क किया, तो अब आइंदा से मुझे इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल। तो हर चीज़, इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि आदमी का जो फेलियर होता है, वो उसके जीवन का सबसे ज़रूरी पहलू है, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या नहीं करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। तो फेलियर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस तो एक बार आ जाती है तो फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर आप अगर उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं तो वो आपको लंबा ले जाती है। अगर आप नहीं मैनेज कर पाएंगे तो फिर से आप फेल हो जाएंगे। तो फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है, सक्सेस नहीं सिखाती आपको। सक्सेस तो सक्सेस है, वो एक रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है जिसको आप एंजॉय करते हैं, जो आपको एक एक्सटैटिक फेज में ले जाती है। फेलियर एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपकी सोच उजागर होती है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आपको आपके जो विचार हैं वो उस फेज में जो है, वो विचार जो हैं आपके उत्पन्न होते हैं, या वो एक शेप लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने जो किया उसमें आप फेल हो गए। तो अब सक्सीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ये आप सोचने पे मजबूर होते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। अंग्रेजी में कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट यू हैव मास्टर्ड सो मेनी क्राफ्ट्स सो वेल। तो ये पूछना चाहूंगा, कहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बोलते हैं ना कि इन जोन महसूस करते हैं, और क्यों? मैं सभी जगह कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कैमरे के आगे तो मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इट्स लाइक माय सेकंड नेचर। तो मेरे लिए वो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब मैं जीता हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल नहीं होता हूँ, क्योंकि आई एन्जॉय डूइंग इट। हाँ, एक चीज़ डेफिनेटली मुझे लगता है जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ वो डांसिंग है। डांसिंग का मुझे कभी भी ज़्यादा शौक नहीं रहा। शौक रहा भी तो मैं कभी ट्रेन नहीं किया, ना कभी इतना उस पर फोकस किया कि मैं बहुत अच्छा डांसर बन जाता। बट उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो मेरा प्रोफेशन रिक्वायर करता है, उसमें मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है, चाहे वो एक्शन हो या हॉर्स राइडिंग हो, कुछ भी हो, जो एक एज अ कलाकार मुझे जिसमें अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी है, वो सब कुछ मैंने किया है। और मुझे बहुत सीवियर इंजरीज़ हैं नीज़ में, दोनों नीज़ में मेरे बहुत डैमेजेस हैं, बट उसके बावजूद भी मैंने कभी भी अपने काम में किसी भी तरह की कोई डिस्काउंट नहीं किया। मैं जो करना चाहता हूँ, जो करना पड़ता है मुझे, वो सब कुछ करता हूँ। एक शिकायत है आपके फैंस से, और स्पेशली जो महिला वर्ग है वहां से, अनुपमा शो इतना आपका बढ़िया उम्दा
कैरेक्टर किरदार था, आपने ऑप्ट आउट किया एक टाइम के बाद, जी क्यों ऐसा हुआ कि पूरा उस किरदार का जो आर्क होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे बहुत जन बोलते हैं, इट्स अ कॉमन कमेंट। हैव यू एवर असेस, आपने खुद ने स्टडी किया है कि वो कैरेक्टर क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, मुकम्मल क्यों नहीं हो पाया एक जगह पर आकर, तो लोगों को शायद ज्यादा और अच्छा लगता, बढ़िया लगता, पसंद आता? वैसे तो बहुत अच्छा शब्द नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं वही, मुझे क्योंकि जो सच है वही बोलना पड़ेगा। वो शो मैंने छोड़ा और मुझे छोड़ना पड़ा। छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ कि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ हो आपके स्वाभिमान पे सवाल उठे, तो वो चीज़ जो है वहीं पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। तो मैंने उसको फुल स्टॉप लगा दिया और मेरा शुरू से ये एक मेरा बिहेवियरल पैटर्न समझ लिया, मेरा नेचर ऑफ माई पर्सनैलिटी, इट्स हू यू आर। इट्स व्हाट आई एम, कि मैं एक बार डिसीजन ले लेता हूँ तो मैं इमीडिएट लेता हूँ, मैं कभी बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करता हूँ उस पर। तो मैंने जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि टाइम टू गो, मैं उसी वक्त वो शो छोड़ के निकल आया। मुझसे हज़ारों लोगों ने पूछा, अरे क्या वजह थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये रीज़न था, वो रीज़न था, ये वजह थी, वो वजह। वो सब जो है ना क्वेश्चंस बिल्कुल पॉइंटलेस हैं, मीनिंगलेस हैं। बिकॉज मेरा मानना यह है कि जब जो कुछ भी होना है, जब भी होना है, वो हो जाता है। तो चाहे वो कोई उसका कोई ज़रिया बन जाए, कोई वजह उसका ज़रिया बन जाए या कुछ भी बन जाए, जो चीज़ जब होनी होती है होती है। 4 साल मैंने उस शो में दे दिए थे और उस शो में 4 साल रहने के बाद मुझे लगा कि अब समय है कि मुझे अब और वापस अपनी और जो चीज़ें हैं वो ट्राई करनी चाहिए। एक किरदार को मैंने 4 साल दिए हैं खून पसीना एक करके, और उसको मैंने जितना मैं क्रिएट और रिक्रिएट कर सकता था, ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जितनी चीज़ें मैं कर सकता था एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, मैंने उसमें खूब दी। फिर मुझे लगा कि यार अब शायद मेरे पास देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं, तो वैसे भी फेज़ ख़त्म हो ही रहा था, तो वो डिसीजन लेना मेरे लिए कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने वो शो छोड़ा और उसके बाद अब करीब 10 महीने हो गए। इस बीच में सिवाय ट्रेटर्स के और कुछ मैंने अभी किया नहीं है, बट एज एन एक्टर आई एम श्योर आई विल बी doing some more interesting and maybe even more iconic characters, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मेरा मकसद यही है कि मैं जो भी कैरेक्टर आगे प्ले करूँ वो आइकॉनिक बने। जैसे वनराज शाह बना था वैसे ही और कैरेक्टर भी मैं क्रिएट कर पाऊँ, बिकॉज दैट इज़ माई जॉब एज एन एक्टर, कि मैं लोगों के दिलों में या उनके मन पे इतना इम्पैक्ट छोड़ूँ अपने हर किरदार से कि वो लोग ज़िंदगी भर याद रखें। तो आप ओपन है पॉसिबिलिटीज के लिए, जी, जी। ओटीटी हो, फिल्म हो? मैं पूरी तरह से ओपन हूँ OTT और फिल्म्स के लिए। व्हाट अबाउट सिंगिंग? सिंगिंग तो हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला अभी आशा भोसले जी के साथ हमारा एक गाना आ रहा है, उसके बाद हमारा एक पूरा का पूरा एल्बम रेडी है लॉन्च के लिए, तो उसके ऊपर अभी तैयारी चल रही है, तो वो अगली चीज़ होगी। अभी पहले हम आशा जी वाला वीडियो गाना रिलीज़ करने वाले हैं, तो वो लोग देखेंगे, आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा। बिकॉज आई के साथ करना यानी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है किसी भी सिंगर के लिए, कलाकार। प्लीज शेयर करें हमारे साथ, कैसा था वो अनुभव? यू आर लिटरली रबिंग शोल्डर्स विद द लेजेंड, विद द आइकन दैट आशा भोसले is. She's I say that she's probably the last of the living legends, you know. And उनके बारे में मतलब कुछ बोलना जो है वो भी मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि आशा भोसले जी को कोई मुझे लगता नहीं कि किसी वैलिडेशन की ज़रूरत है। वो लोग उस सब चीज़ों से ऊपर हैं। जैसे अब भगवान को आप वैलिडेट थोड़ी कर सकते हैं, भगवान तो भगवान है ना। तो ये आशा जी भी उसी, हमारे लिए तो कलाकारों के लिए तो वो वैसे ही ना, स्पेशली सिंगर्स के लिए तो वो उस लेवल पे हैं। ये आशा जी हैं, लता जी थीं, या रफ़ी साहब थे, या किशोर दा थे, ये लोग सब बियॉन्ड एनी सॉर्ट ऑफ अप्रिसिएशन थे, क्योंकि उनको अप्रिशिएट करना भी हमारी औकात के बाहर है, मुझे ऐसा लगता है। And what energy, and very young at heart. She is 92, God My bless goodness. her, and her mind and everything, energy is as good as a 25-year-old. She's phenomenal, absolutely phenomenal. शायद ये स्टॉक क्वेश्चन हो या शायद इतना लाजमी हो, क्योंकि जैसा आपका स्क्रीन प्रेजेंस है जी। तो वो सवाल लाजमी होगा, क्या करते हैं ऐसे ग्रेट स्किन के लिए? शायद बायोलॉजिकल क्लॉक रिवर्स दिशा में चल रहा है आपका। So fitness, given the hair you have, the skin you have, overall personality, do you take care of certain things? मुझे लगता है कि
वो सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं, ये हमारे जो दिमाग सोच से, जो विचारों से। अंदर, हाँ, तो वो सब चीज़ें उसी में है। और मुझे लगता है कि अगर आप के विचार शुद्ध हैं तो आपका शरीर भी वैसे ही दिखता है और वैसे ही लगता है। शुद्ध विचारों से मतलब ये नहीं है कि आप संत हैं या साधु हैं। आप इंसान हैं, बट इंसान कलयुग में इंसान के अंदर ही राक्षस भी है और देवता भी है। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा हावी होने देते हैं, वो आपके चेहरे की और आपकी ऊर्जा को डिसाइड करता है। तो आपकी ऊर्जा वही रहेगी जिस चीज़ को आप हावी होने देंगे। तो Energy. अगर अपने अंदर की अगर जो अच्छी ऊर्जा है, अच्छा जो आपका साइड है, अगर उसको आप ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में, तो शायद वही आपके चेहरे पे भी आता है। और यूथ तो एक ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग 25-28 साल में भी आजकल दिखने बुजुर्ग लगते हैं। लगने लगते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 70 साल में भी यंग लग रहे हैं, लड़के की तरह। तो ये और कुछ डिपेंड, ऐसे हैं जो 92 में भी आपके साथ गा रहे हैं। जो वो 92 में, वो उनको देख के हमको शर्म आ जा रही है क्योंकि वो इतने कमाल के हैं। तो ये डिपेंड करता है। पहली बात तो आपका दिल जवान होना चाहिए। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल सच है। दिल यानी मन या जो भी आपकी सोच है वो जवान रहनी चाहिए। आपको ये कभी सोचना ही चाहिए कि यार इस एज में मुझे ऐसा लगना चाहिए, इस एज में ऐसा नहीं। आपको अगर अच्छा फील होता है, यंग फील होता है, तो आप बहुत लंबे समय तक यंग ही रहेंगे। ये की है हर चीज़ की, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं वैसे ही शरीर आपका रिएक्ट करता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारा शरीर जो है वो बहुत मैजिकल एक चीज़ है। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है ये भगवान की। तो हमें उसको अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए, तो वो हमको अच्छी तरह ट्रीट करेगा। आप स्टूडियो आए, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टूडियो में पधारे और आप गाए नहीं हमारे लिए। अरे तो बाप रे, किसको पेश करना चाहेंगे? गोरी को शायद? अरे बाप रे, गोरी सुनना चाहते तो मैं गोरी गा देता हूँ, नो जी। प्रॉब्लम। चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। पालो तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। हो याद है वो नदिया किनारे, पनिया भरन को आना, लहरों की हरकत पे गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना। चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। ऐसी आपकी उम्दा आवाज बरकरार रहे, आपकी सेहत बरकरार रहे, Thank you so एंड much. ऑल द क्राफ्ट्स दैट यू हैव मास्टर्ड वो भी सारी बरकरार रहे और उसमें और भी इजाफा हो। थैंक Thank यू you. सो मच फॉर हैविंग Thank दिस you, thank you, कॉन्वर्सेशन। God bless you, thank you. निकिता, या महिन्यात कोणत्या फिल्म्स आहेत ज्याच्याबद्दल तू फार एक्साइटेड आहेस? हो, येत्या 27 जूनला आपल्या सर्वांच्या भेटीसाठी येणार आहे मराठी सिनेमा ऑल इज वेल. हा फिल्म एक हलका फुलका फॅमिली ड्रामा आहे, ज्यामध्ये या चित्रपटाचे लीड कॅरेक्टर म्हणजेच अभिनय बेर्डे आपल्या परिवारासोबत मतभेद मिटवण्यासाठी एका प्रवासासाठी निघतो. आता त्या प्रवासात काय काय घडतं हे सर्व पाहण्यासाठी 27 जूनची वाट बघावी लागेल. तसं ट्रेलर तर आउट आहे आणि ऑडियन्स फार जास्त एक्साइटेड आहेत. 1:13 ATM ची चोरी झाली. 1:19 तुम्ही तिथे पोहोचलात. चोरी तुम्ही नाही केली, पण पैसे तुम्ही चोरले. डिंपल, ऍक्च्युली मी घरी खोटं बोलून आलोय आई बाबांशी. त्यांना एकदा भेटून घे. वाट बघ. अरे क्यों झगड़ते हो तुम लोग? अम्मी माँ कसम बम्बई जाके इतना बड़ा आदमी होता ना। अरे चला, क्या हुआ? पॉकेट मारा मेरा हरामी ने. एंथनी फ्रॉम गोवा, एक्टर. मैं अलग अलग बहुत कुछ कर सकता है. एग्जाम्पल? मैं राजकुमार का डायलॉग धर्मेंद्र की आवाज में बोल सकता है. ऑफ बटन शोधा ना प्लीज. तर आता वळूया या महिन्याच्या सेलिब्रिटी बर्थडेज कडे. अफलातून कॉमिक टायमिंग, मन जिंकणारी सिम्प्लिसिटी,
आणि टेरिफिक ऍक्टिंग असलेले गौरवशाली अभिनेते म्हणजेच मकरंद अनासपुरे यांचा वाढदिवस येत्या 22 जूनला आहे. बबली, चेअरफुल पर्सनॅलिटी, फुल ऑफ एनर्जी, मराठी सिनेमा आणि हिंदी सिनेमा दोघांमध्ये झळकलेली ही अभिनेत्री म्हणजेच सई ताम्हणकर हिचा वाढदिवस 25 जूनला आहे. तर या दोघांनाही वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आजच्या शेवटच्या सेगमेंटमध्ये म्हणजेच माझा फेवरेट सेगमेंट ट्रिव्या, मी तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आली आहे एक अलबेला या चित्रपटाचा ट्रिव्या. येत्या 24 जूनला या चित्रपटाला 9 वर्ष पूर्ण होत आहे. हा चित्रपट एक मराठी बायोपिक आहे ज्याचं डायरेक्शन केलं आहे शेखर सरतांडेल यांनी. हा चित्रपट भगवान दादा म्हणजेच भगवान आबाजी पालव यांच्या जीवनावर आधारित आहे. ट्रिव्या म्हणजे हा पहिला असा मराठी चित्रपट आहे जो एकाच वेळी भारतात आणि UK मध्ये रिलीज झाला होता. तसेच UK मध्ये ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कडून रेटिंग मिळवणारा हा पहिला मराठी सिनेमा आहे. या चित्रपटात भगवान दादाची भूमिका साकारली होती मंगेश देसाई यांनी. तसेच गीता बालीच्या भूमिकेत विद्या बालनचा कॅमिओही होता. तसेच एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज, मूवी रिव्ह्यूज, मूवी इंडस्ट्री आणि म्युझिक इंडस्ट्रीमधील लेटेस्ट अपडेट्स, गॉसिप आणि बरंच काही तुमच्या समोर आम्ही सादर करत असतो या कार्यक्रमात म्हणजेच मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीमध्ये. दर रविवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता आणि दर सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता फक्त DD DD सह्याद्रीवर. सह्याद्रीवर.